नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल Y2 विकास में। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं BEE बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 20 MCQ क्वेश्चन को। इसके पहले हमारा एक लेक्चर और हो चुका है जिसमें हमने 20 क्वेश्चन को कराया है। ये हमारा 300 प्लस क्वेश्चन का सीरीज है जिसमें से 90% एग्ज़ाम में आना फिक्स है। तो हम लोग देखने वाले हैं आज 20 क्वेश्चन। तो उसमें से पहला क्वेश्चन क्या होगा, इससे पहले हम लोग बात कर ले रहे हैं कि यदि आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन को प्रेस करो और उसे ऑल पर सेलेक्ट कर लो, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिया गया है कि कॉपर की एक तार का प्रतिरोध 5 ओम है। यदि इस तार की लंबाई 2 गुनी कर दी जाए तो तार का प्रतिरोध क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को लगाने के लिए हमें एक बेसिक फार्मूला याद होना चाहिए। वो क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध का फार्मूला, जो कि होता है रो इज इक्वल टू RA अपान L। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हम लोग लिख सकते हैं कि R प्रोपोर्शनल L, क्योंकि यहाँ इसमें तो कॉपर का तार है, जिससे कॉपर के तार के लिए मतलब लंबाई चाहे जितना हो, उनका जो कनेक्टिविटी होती है वो सेम होती है। तो क्षेत्रफल तो बढ़ने वाला नहीं है। यहाँ पर अगर चेंज हो रहा है तो प्रतिरोध और लंबाई चेंज हो रहा है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि R1 अपान R2 इज इक्वल टू L1 अपान L2। तो पहला 5 ओम है और दूसरा हमें प्रतिरोध ज्ञात करना है। L1 मान लीजिए अगर L है तो लंबाई 2 गुनी कर दी जा रही है, तो ये 2L। तो यहाँ से L से L कैंसिल और ये हो गया R2 इज इक्वल टू 5 क्रॉस 2 इज इक्वल टू 10, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए दो बिंदुओं के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं कि जो प्रतिरोधों का संयोजन होता है वो 2 प्रकार से होता है। एक तो पैरेलल होता है और एक होता है सीरीज। तो समांतर क्रम में क्या होता है, जो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है वो होता है 1 अपान R इज इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 डॉट डॉट। और सीरीज में क्या होता है, वो डायरेक्ट हम लोग जितना प्रतिरोध होता है टोटली उसे जोड़ देते हैं, ये होता है। और जो सीरीज में होता है उनमें जो धारा होता है वो समान होता है, और जो समांतर क्रम में होते हैं उनमें जो धारा होता है वो अलग अलग होता है। यदि हम लोग यहाँ से धारा को प्रवाहित करें ए सिरे से, तो जो धारा है वो 2 यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर, और ये यहाँ बढ़ जाए, मतलब धारा है जो वो 2 जगहों पर बढ़ जा रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यदि धारा डिवाइड हो तो क्या होता है, पैरेलल होता है। यदि धारा डिवाइड ना हो तो सीरीज में होता है। तो यहाँ पर 3 ओम, 6 ओम और 9 ओम जो है उसमें धारा डिवाइड नहीं हो रहा है। यहाँ पर धारा यहाँ और यहाँ डिवाइड हो रहा है। तो हम लोग 3 ओम, 6 ओम और 9 ओम को जोड़ सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 3 ओम, 6 ओम और 9 ओम, ये हो गया श्रेणी क्रम में। तो R टोटल बराबर हो जाएगा 3 ओम प्लस 6 ओम प्लस 9, तो ये हो गया R इज इक्वल टू 639, तो ये हो गया 18। अब 18 ओम इसको हम लोग इस तरह बना सकते हैं। अब इसको हम लोग ये बना लेते हैं, ये इस तरह बन जाएगा। यहाँ पर ये मान लीजिए ये 12 ओम है और ये यहाँ पर 18 ओम। अब ये दोनों एक दूसरे के समांतर हो गए, तो हम लोग समांतर वाला फार्मूला लगा लेते हैं। समांतर वाला फार्मूला क्या होता है, वो होता है 1 अपान R इज इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2। तो यहाँ से 1 अपान R कितना है, 1 अपान 12 प्लस 1 अपान
18। तो यहाँ से निकल कर आएगा R बराबर 12 क्रॉस 18, 12 प्लस 18, जो कि निकल कर आएगा 7.2 ओम हल करने पर। तो हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 7.2 इज़ द करेक्ट। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दिया गया है वोल्ट मीटर होता है। जो वोल्ट मीटर होता है, हम लोग जानते हैं कि वोल्ट मीटर क्या होता है। वोल्ट मीटर का प्रयोग साधारणतः दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किया जाता है। जिन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापना होता है, हम वोल्ट मीटर को उसके समांतर क्रम में लगा देते हैं, जिससे जब उसमें धारा प्रवाहित की जाती है, जब हम लोग परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं, जिससे धारा का कुछ मान तो वोल्ट मीटर से होकर गुजरता है, तो जिससे उनके बीच विभवांतर उत्पन्न हो जाता है और ये विभवांतर उसके प्रभावी विभवांतर से के बराबर होता है। तो कुछ यूँ होता है कि जब ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो उन बिंदुओं के बीच दो विभवांतर ये वोल्ट मीटर माप नहीं पाता है। अतः विभवांतर मापने के लिए जो वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होना चाहिए वो उच्च होना चाहिए, जिससे कि उन दो बिंदुओं के बीच सही विभवांतर मापा जा सके। तो हम लोगों का जो राइट आंसर हो जाएगा उच्च प्रतिरोध मीटर, जिसे समांतर क्रम में संयोजित किया जाए। अर्थात वोल्ट मीटर को हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है और उसका जो प्रतिरोध होता है वो उच्च होता है। तो हमारा ये ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। एमीटर होता है। ठीक है, उसी प्रकार एमीटर क्या होता है। एमीटर एक निम्न प्रतिरोध का धारा मापी होता है, जिसे हम लोग वैद्युत परिपथ में धारा के मापन में किया जाता है। जो एमीटर होता है उसके कुंडली का कुछ अपना प्रतिरोध होता है, जिससे यदि हम वैद्युत परिपथ में लगा दें तो उसका स्वयं का प्रतिरोध होने के कारण वो वैद्युत परिपथ में धारा का मापन सही नहीं कर पाता। इसलिए जो एमीटर का हम उस एमीटर का प्रयोग करते हैं किसी भी वैद्युत परिपथ में जिस एमीटर का जो प्रतिरोध हो वो निम्न हो, बहुत कम हो। अर्थात कह सकते हैं एक आइडियल एमीटर के लिए जो करंट होना चाहिए वो शून्य होना चाहिए। तो यहाँ से दो बात निकल कर आया कि एमीटर एक निम्न प्रतिरोध का होता है और एमीटर को हम लोग हमेशा समांतर श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं, जिससे धारा जो संपूर्ण धारा हो वो एमीटर से प्रवाहित होकर जाए, जिससे हमें सही धारा प्राप्त हो। तो ऑप्शन नंबर हम लोगों का क्या सही होगा। आप निम्न प्रतिरोध मीटर जिसे श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, जो कि निम्न प्रतिरोध और श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैकअप बैटरी का उदाहरण है। बैकअप बैटरी से क्या तात्पर्य है, जिसे हम लोग पुनः चार्ज कर सकते हैं, रिचार्जेबल, जिसमें वह तत्व या वह बैटरी जिसमें रिचार्जेबल की सुविधा उपलब्ध हो, वो बैटरी बैकअप का उदाहरण होता है, जो कि लिथियम सिल्वर ऑक्साइड की जो बैटरी होती है उसमें ये सुविधा उपलब्ध होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। धारा आई का मान क्या होगा। तो हम लोग इसमें केसीएल रूल लगाते हैं, किरचॉफ करंट लॉ। तो किरचॉफ करंट लॉ क्या होता है, इनकमिंग करंट बराबर होता है आउटगोइंग करंट के, या कह सकते हैं कि किसी जंक्शन पर मिलने वाली समस्त धाराओं का योग जो होता है वो शून्य होता है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं ये एक जंक्शन है, तो यहाँ पर और एक बात इसमें यह होता है कि जंक्शन की ओर आने वाली धाराओं को हम लोग हमेशा धनात्मक लेते हैं और जंक्शन से दूर जाने वाली धाराओं को हम लोग हमेशा निगेटिव लेते हैं। तो जंक्शन की ओर आने वाली धाराएं 10 ओम है, तो यहाँ से 10 ओम ये हो गया, और जंक्शन से दूर जाने वाली धाराएं क्या है 10 माइक्रो ओम, तो ये हो जाएगा 10 माइनस में ले लेंगे और 10 का पावर -3 ओम और माइनस आई ओम। और हम लोग जानते हैं कि समस्त किसी भी जंक्शन से में आने वाली धाराएं या उससे दूर जाने वाली धाराओं का समस्त जो योग होता है वो शून्य होता है। तो यहाँ से हो जाएगा ये 10, ये हो जाएगा 1/100, जो निकल कर आएगा यहाँ से ये हो जाएगा, मान लीजिए लघुत्तम इसका 100 आ गया, तो ये हो गया 100 × 10 अर्थात 1000 -1 अर्थात इसे हम लोग लिख सकते हैं 900
9,999 अपान 100, तो ये हो गया 9.99। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्न में से कौन सा मीटर परिपथ में श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। तो हम लोग इस वीडियो के इस क्वेश्चन के पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जो अमीटर को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं जिससे कि उससे संपूर्ण धारा प्रवाहित होकर जाए और अमीटर वैद्युत परिपथ में एक करेक्ट धारा दे। तो जो ऑप्शन हो जाएगा हम लोगों का वो ऑप्शन हो जाएगा 2 इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चित्र में प्रदर्शित नेटवर्क की कुल वोल्टेज व प्रतिरोध क्या होगा। तो टोटल वोल्टेज तो हमारा 9 ओम दिया गया है और हमें इस परिपथ में इसका प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो यदि हम सिरे ए से धारा प्रवाहित करें तो क्या होगा कि धारा 2 स्थानों पर बढ़ जाएगा। एक तो धारा 3 ओम में जाएगा और एक 6 ओम में जाएगा। तो हम लोग ने बात किया यदि धारा डिवाइड होता है तो जो प्रतिरोधों का संयोजन होता है वो समांतर क्रम में हो जाता है। तो हम लोग समांतर क्रम का फार्मूला जानते हैं कि 1/r = 1/r1 + 1/r2। यदि दो प्रतिरोध समांतर क्रम में है तो उसका सीधा सा फार्मूला होता है R1 क्रॉस R2/R1 + R2, अर्थात दिए गए दोनों प्रतिरोधों का मल्टीप्लाई अपान दोनों का सम। तो ये हो गया 3 क्रॉस 6 और ये हो गया 3 + 9, अर्थात ये हो गया 6 × 18 और ये हो गया नहीं कितना 6 × 18 9 3 12 नहीं यहाँ पर 6 है 6 3 9 यहाँ से निकल कर आएगा 9 दूनी 18। तो ऑप्शन नंबर हम लोगों का जो करेक्ट है वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट। वोल्टेज तो 9 है और जो नहीं ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा क्योंकि जो हमारा प्रतिरोध निकल कर आया है वो 2 ओम आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आवृत्त अनुक्रमानुपाती होती है। तो हम लोग जानते हैं यक्सएल जो होता है वो होता है ओमेगा एल के बराबर। इंडक्टिव रिएक्टेंस बराबर होता है ओमेगा एल के। तो ओमेगा बराबर क्या होता है 2πf × एल। तो यहाँ पर 2π और एल कांस्टेंट रहेगा अर्थात यक्स प्रोपोर्शनल एल एफ। जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो फ्रीक्वेंसी के अनुक्रमानुपाती होता है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि हमारा जो आवृत्त अनुक्रमानुपाती होगा इंडक्टिव रिएक्टेंस से। तो ये ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट। अगला देखते हैं क्या है। दिया गया है कि 100 ओम के प्रतिरोध को 200 वोल्ट से जोड़ा गया है। पूरी साइकिल में खर्च की गई कुल शक्ति क्या होगी। तो हम लोग शक्ति का फार्मूला जानते हैं P बराबर क्या होता है V²/R। तो V क्या दिया गया है 200 वोल्ट अर्थात 200 × 200 अपान R 100। तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल 2 दूनी 4 अर्थात 400। तो हमारा राइट आंसर जो होगा गड़बड़ है कुछ इसमें। ये ऑप्शन में ये 220 है, ऑप्शन में ये टाइपिंग मिसिंग है तो यहाँ पर ये हो जाएगा P = ये 220 है 220 क्रॉस 220 अपान 100। तो यहाँ से दोनों कैंसिल और 22 में से में हो जाएगा 484 जो कि राइट आंसर होना आ जाएगा। ये टाइपिंग में मिस्टेक है जो कि 200 ना है ये 220 है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दिया गया है कि 100 वाट और 200 वोल्ट वाले लैंप का प्रतिरोध क्या होगा। तो हम लोग
प्रतिरोध का शक्ति का जो फार्मूला होता है वो जानते हैं। P बराबर क्या होता है, V²/R। तो यहाँ से R जो होगा वो हो जाएगा V²/P। तो V दिया गया है 200 × 200 और P दिया गया है हमारा 100 वाट। तो यहाँ से ये कैंसिल और यहाँ से निकल कर आया ये 200 × 2 अर्थात 400 ओम, जो कि ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट। हम लोग पावर का जो फार्मूला होता है वो तीनों फार्मूला हम लोगों को याद करके रखना है। वो होता है P = क्या होता है, एक होता है V × I, एक होता है I²R और एक होता है V²/R। ये तीनों फार्मूला से एग्ज़ाम में 100% क्वेश्चन बनने वाला है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम लोगों को याद करके रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नीचे दी गई आकृति में A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। नीचे दी गई आकृति में हम लोगों को तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। यदि हम लोग यहाँ पर A सिरे से धारा को प्रवाहित करें, मान लीजिए I धारा है, तो A सिरे से धारा प्रवाहित करने पर कुछ धारा इसमें चला जाएगा और कुछ धारा I2 इसमें चला जाएगा। तो जो 5 और 3 होगा वो तो सीरीज में हो जाएगा, जो हम निकाल लेंगे। मान लीजिए ये R' हो जाएगा 5 + 3, ये 8 हो जाएगा। अब ये जो बनेगा कुछ इस तरह, ये 8 ओम हो गया और ये 8 ओम। अब हम लोग देखते हैं कि जो 8 ओम है और 8 ओम है, अगर इसमें धारा प्रवाहित करें तो ये कुछ धारा इसमें जाएगा और कुछ इसमें जाएगा, अर्थात ये दोनों पैरेलल है। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि 8 ओम और 8 ओम पैरेलल है। तो हम लोग सूत्र जानते हैं, पैरेलल मतलब ये होता है R 1/R = 1/R1 + 1/R2। तो यहाँ से हो जाएगा 1/8 + 1/8। तो ये हो गया 8, 1 + 1 अर्थात 8/2, 2 चौक 8। तो यहाँ से जो प्रतिरोध निकल कर आया हमारा वो 4 ओम निकल कर आया। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम को संतुष्ट करता है। इसमें तो ऑप्शन नहीं, देख लेते हैं हम लोग क्या मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र क्या होता है। मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र क्या होता है उसके लिए हम लोग पहले एक परिपथ बना लेते हैं। मान लीजिए ये एक सर्किट है जिसमें लोड प्रतिरोध RL लगा हुआ है, ये सर्किट है। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम जो होता है वो क्या होता है कि किसी भी परिपथ में अधिकतम पावर तभी ट्रांसफ़र होगा जब परिपथ का जो इंटरनल प्रतिरोध है, जैसे परिपथ का इंटरनल प्रतिरोध मान लीजिए ये Rin बराबर हो लोड प्रतिरोध के प्रतिरोध से, तभी किसी भी परिपथ में जो पावर अधिकतम ट्रांसफ़र होगा। तो यही है मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम। तो हम लोग लिख सकते हैं कि Rin = RL, मतलब किसी भी परिपथ में धारा अधिकतम तभी प्रवाहित होगा जब उस परिपथ के इंटरनल प्रतिरोध जो होगा वो लोड प्रतिरोध के बराबर होगा। ये इसका सिद्धांत है मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम का। तो ये ऑप्शन नंबर, मान लीजिए ऑप्शन नहीं दिया गया है तो ये ऑप्शन में आएगा, तो ऑप्शन नंबर यही सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है दिया गया है। परिपथ के लिए लोड प्रतिरोध का मान एम्पियर में निर्धारित करिए जब 80 वोल्ट का स्रोत लोड तक 40 वाट की पावर ट्रांसफ़र करता है। तो ये मैक्सिमम ट्रांसफ़र पावर पर ये लगने वाला है। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र, यदि आपसे कोई पूछे मैक्सिमम
ट्रांसफ़र पावर का जो थ्योरम है उसका फार्मूला क्या होता है, वो होता है P = V² TH RL। TH क्या है, थेवेनिन थ्योरम होता है एक, वो TH लगता है, आगे देखेंगे हम लोग। तो यहाँ से पूछा गया है लोड प्रतिरोध, तो XL RL का मान निकालना है। तो यहाँ से RL हो जाएगा V²/P। तो V हमारा दिया गया है 80 वोल्ट × 80 वोल्ट अपान 40 वोल्ट, 40 वाट। तो 0 से 0, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 160। हमारा जो प्रतिरोध निकल कर आया वो आ गया 160, जो कि ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन रॉन्ग है। तो ये हमारा जो 160 प्रतिरोध निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेटवर्क में कई शाखाओं के संयोजन द्वारा बनाए गए बंद मार्ग को कहा जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि कई शाखाओं से जो नेटवर्क में बंद मार्ग बनता है उसे हम लोग लूप कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये लूप KVL में किरचॉफ वोल्ट लॉ में फॉलो होता है। जैसे मान लीजिए कोई परिपथ है, मान लीजिए हम लोग बनाते हैं मान लीजिए ये V है, ये R1 है, ये R2। ये जो बनने वाला है इसे हम लोग कहते हैं बंद लूप। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है, निम्नलिखित में से विद्युत परिपथ के लिए निष्क्रिय तत्व क्या होता है। एक्टिव एलिमेंट और बात करें पैसिव एलिमेंट। तो एक्टिव एलिमेंट क्या होता है कि जो धारा को, या जो कह सकते हैं कि जो धारा का या वोल्टेज का किसी चीज़ से यदि हमें कुछ मिल रहा है, स्रोत से मिल रहा है, जैसे धारा मिल रहा है, वो एक्टिव कहलाएगा। और पैसिव मतलब जो कंज्यूम करता है, जो किसी स्रोत से धारा ले, कह सकते हैं एक्टिव तत्व वो तत्व होता है जो कि किसी स्रोत को धारा देता है, तो उसे हम लोग एक्टिव कहते हैं। और पैसिव किस तत्व को कहते हैं, पैसिव तत्व वे तत्व होते हैं जो किसी भी स्रोत से धारा को कंज्यूम करते हैं। तो पैसिव का जो उदाहरण हो जाएगा वो रेजिस्टेंस हो गया, कैपेसिटेंस हो गया, कंडक्टिविटी हो गया और मोटर हो गया, ये सब उदाहरण हो जाता है। और एक्टिव का क्या होता है, जैसे विद्युत स्रोत हो गया, जनरेटर हो गया, वोल्टमीटर स्रोत हो गया, बैटरी हो गया। तो इसमें हम लोगों से पूछा गया है निष्क्रिय स्रोत क्या होगा, अर्थात पैसिव एलिमेंट क्या होगा। तो हम लोग जान गए कि पैसिव एलिमेंट जो स्रोत से एनर्जी को या पावर को लेता हो वो पैसिव एलिमेंट कहलाता है, जो कि विद्युत धारा तो एक मतलब किसी स्रोत या परिपथ को धारा देता है, और वोल्टेज स्रोत भी धारा देता है, और बैटरी भी धारा देता है या वोल्टेज देता है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो रेजिस्टेंस हो जाएगा, जो कि किसी भी स्रोत से प्रतिरोध को, धारा को कंज्यूम करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है, एक आम बिंदु कॉमन पॉइंट पर मिलने वाली वैद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग होता है। तो हम लोग जानते हैं कि मान लीजिए कोई जंक्शन है, ये मिलने वाली मतलब आम बिंदु पर मिलने वाली वैद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग होता है। तो मान लीजिए ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है। तो इस जंक्शन पर आने वाली धारा I3 है और जाने वाली धारा I1 माइनस I2 है, जिसका योग 0 होता है। ये KCL मतलब किरचॉफ करंट लॉ के हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं रूल के, कि
किसी भी जंक्शन पर आने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। तो यहाँ से जो राइट आंसर होगा हमारा 3 हो जाएगा, जो कि 3 इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी परिपथ में वोल्टेज का बीजगणितीय योग, तो किसी भी परिपथ में वोल्टेज का बीजगणितीय योग इसमें भी 0 होता है। ये केवीएल किरचॉफ वोल्टेज लॉ के नियम पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आदर्श वोल्टेज का प्रतिरोध होना चाहिए। हम लोगों ने बात किया कि एक आदर्श वोल्टेज का जो प्रतिरोध, इसके पहले हम लोगों ने वीडियो में बात किया है कि जो आदर्श वोल्टेज होता है उसका प्रतिरोध 0 होता है, और जो आइडियल करंट होता है उसका प्रतिरोध अनंत होता है। इसीलिए जो आइडियल करंट होता है वो संपूर्ण करंट अपने लोड को दे देता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि आदर्श वोल्टेज का प्रतिरोध 0। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है? तो हम लोग जानते हैं कि जो KCL है अर्थात किरचॉफ करंट लॉ, वो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। कंजर्वेशन ऑफ करंट जो होता है वो KCL में लागू होता है, और कंजर्वेशन ऑफ वोल्टेज जो होता है, एनर्जी होता है, जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वो KVL में लागू होता है। अर्थात हम लोग बोल सकते हैं कि KCL और KVL। KCL में आवेश संरक्षण का फॉर्म लगता है, और इसमें ऊर्जा, दोनों याद करके रखेंगे, परीक्षा में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित, वो हो जाएगा KCL। नेक्स्ट, बस इतना ही आज के लिए, इतना ही। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड बेल आइकन को प्रेस करके उसे ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे आने वाली हमारी वीडियो आप लोगों के पास पहले पहुँचे। और यदि आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक डाल दूंगा, जहां पर आप जाकर ले सकते हो। यदि आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हो तो उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, वहां से भी आप लोग जुड़ सकते हो, जहां पर मैं पॉलिटेक्निक के मैथ एवं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के वीडियो एंड PDF को प्रोवाइड करता हूं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, खुश रहिए।